नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। क्या बिहार में बीजेपी ने तय कर ली है कि उसे कितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना है? इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। क्या बिहार में बीजेपी तय कर ली है, सीटों का बंटवारा हो गया है, क्या कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए सौरभ, हमने कल भी चर्चा की थी जी, और तभी से नेशनल मीडिया में ये शोर मचा हुआ है जी कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि बिहार में 30 सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ेगी और बाकी 10 सीटें सहयोगियों को दी जाएगी। 30 सीटों के ऊपर खुद बीजेपी खुद देखिए। और जब से यह खबर नेशनल मीडिया में प्रसारित होनी शुरू हुई है, हमने कल कहा यह था कि बीजेपी की ख्वाहिश ये है और बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें यह तय हुआ कि 2014 के फार्मूले पर चुनाव लड़ें। लेकिन 2014 को याद करें, तब बिहार में एनडीए में सिर्फ 3 पार्टियां थी, भाजपा, लोजपा और रालोसपा। भाजपा ने स्वयं 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 7 सीटों पर लोजपा लड़ी थी और 3 सीटों पर रालोसपा लड़ी थी। लेकिन आज की तारीख में देखिए, जब से नेशनल मीडिया में यह खबर आनी शुरू हुई है कि 30 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और शेष 10 सीटों का बंटवारा सहयोगियों में किया जाएगा। 5 सहयोगी आज दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी के। तो यह खबर जो है ना, आग लगा दी। हमारी कई बातचीत कई सहयोगियों के साथ हुई है। वे कह रहे हैं कि देखिए, ये खबर यदि सत्य है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, एतबार नहीं हो रहा है सहयोगियों को, तो ये भाजपा की दादागिरी है और इस दादागिरी को बर्दाश्त करने के मूड में हम सभी नहीं होंगे। बीजेपी यह समझ रही है कि महागठबंधन ने इन सभी के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। बीजेपी यह भी देख रही है कि यदि विपक्षी एकता का प्रयास अपने चरम पर नहीं पहुंचा, उसने सफलता हासिल नहीं की, तो बीजेपी की दादागिरी और चलेगी। अब देखिए, बीजेपी के साथ आज की तारीख में कौन कौन है। देखिए, विधिवत रूप से सिर्फ पशुपति पारस है, रालोसपा, लेकिन 4 और हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत हो चुकी है, जिनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है। देखिए, चिराग पासवान बातचीत के रास्ते में है, मुकेश सहनी बातचीत के रास्ते में है और जीतन राम मांझी नए। तो देखिए, ये 5 पार्टियां। और सीटों का बंटवारा कैसे कहा जा रहा है, जो नेशनल मीडिया कह रहा है, मैंने कई टीवी चैनल्स पर देखे, कई वेबसाइट्स पर देखे कि 10 सीटों में से 4 सीटें दी जाएगी चिराग पासवान को। चिराग पासवान 6+1 की बात कर रहे हैं, 6 लोकसभा 1 राज्यसभा, तो 4 पर वह तैयार होंगे। यह मुझे थोड़ा सा संकटपूर्ण लगता है और हमने उनकी पार्टी के कई नेताओं से भी बातचीत की है। फिर 2 सीटें पशुपति पारस के लिए कही जा रही है, रालोसपा के लिए। तो चिराग पासवान को इस पर भी नाराजगी होगी, क्योंकि चाचा भतीजा एक दूसरे में किसी को भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो चिराग पासवान की सीटें काट दी जाए और उनकी काटी हुई सीटों में से पशुपति पारस का सामंजन हो, यह बात चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं है। और इस बात को ऐसे भी समझिए कि यदि पशुपति पारस 2 सीटों की बात हो रही, उनके पास 5 सांसद हैं, मतलब पशुपति पारस के जिम्मे यदि 2 सीट आई, तो क्या केवल पशुपति पारस और प्रिंस पासवान लड़ेंगे? बाकी 3 सांसद जो हैं वो बलिदान हो जाएंगे। 2 की बातचीत चिराग पासवान से भी हुई है, लेकिन यह बात भी तय है। फिर देखिए, लोचा फंसेगा कि चिराग पासवान इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुझे हाजीपुर से चुनाव लड़ना है और हाजीपुर से मुझे अपने चाचा को पैदल करना है। तो आप यहां देखिए, अब आप बात कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है, तो 4 बात हुई चिराग पासवान की, 2 बात हुई पशुपति पारस की, उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत हो रही है 2 की। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा इस भरोसे के साथ गए हैं और उन्होंने नई पार्टी बनाई है कि उन्हें कम से कम 3 सीटें प्राप्त होगी। 2014 में भी उन्हें 3 सीटें प्राप्त हुई थी। 2019 में जब वे महागठबंधन से लड़े तो 5 सीटें लड़ने को मिल गई थी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अपना मूल्य, अपनी कीमत और कम कर लेंगे एनडीए में? और क्या इसीलिए वे जदयू से बाहर आए? और सोचिए, 2014 में देखिए, वे काराकाट से चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2019 में जब उन्हें 5 सीटें मिली तो उन्होंने काराकाट और उजियारपुर दोनों से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और दोनों जगह हार गए। अब 2 जगह ये लड़ाएंगे, इनके पास कई उम्मीदवार पहुंच गए हैं, तो बाकी को क्या कहेंगे? काराकाट इन्हें स्वयं लड़ना है और यदि कहीं गड़बड़ हुई
मुकेश सहनी को कहा जा रहा है एक सीट, एक सीट पे मुकेश एक सहनी सीट, को। लेकिन यह संभव नहीं होगा। मुकेश सहनी अपना बलिदान कर देंगे। देखिए, मुकेश सहनी ने बंगला भी खाली कर दिया। जी। नीतीश कुमार मंत्री पद से उनके हटने के बाद बंगला खाली करने को नहीं कह रहे थे, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति न रहे कि हम इधर भी हम उधर भी, तो मुकेश सहनी ने बंगला भी खाली कर दिया। लेकिन एक सीट, मुकेश सहनी तो कह रहे थे कि महागठबंधन में कांग्रेस से कम नहीं और एनडीए में चिराग पासवान से कम नहीं, तो बात एक सीट की आ गई। हुए तो उत्तर प्रदेश और झारखंड में चाहते हैं सीटें जी। खैर वो संभव होता न होता, लेकिन एक सीट पर मुकेश सहनी, यह संभव नहीं होगा और मुकेश सहनी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। यह बात भी सही है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को भी एक सीट। अरे भाई, एक सीट तो उन्हें महागठबंधन में भी प्राप्त हो रहा था। तो वहां विलय की बात कही जा रही थी और जिनके लिए एक एक सीट की बात कही जा रही है, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, चुनाव के नतीजे क्या होते हैं, चुनाव के समय पब्लिक का मूड क्या होता है। एक एक सीट हासिल कर चुनाव लड़ना तो पार्टी का विलय कर देने जैसा है। जी। और यदि वो सीट लूज कर गए तो फिर बीजेपी इनके वजूद को मानेगी ही नहीं मानेगी। 2024 के बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो बीजेपी क्या कहेगी, आपको तो हमने लड़ने के लिए एक एक सीट दिया था। मुकेश सहनी को देखिए, हार गए वो दूसरी बात है, लेकिन 2019 में महागठबंधन से 3 सीटें मिली थी, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। तो वो एक सीट पर कैसे तैयार होंगे। और उन्होंने अपना जनाधार तैयार किया है, बेस तैयार किया है, सहनी समाज उनके साथ खड़ा दिखता है। और जीतन राम मांझी भी, यदि देखिए, दलित पॉलिटिक्स को बीजेपी साधना चाह रही है। जेडीयू के सामने एक संकट खड़ा हुआ है कि चिराग पासवान भी इधर, जीतन राम मांझी भी इधर, तो उनके यहाँ दलित पॉलिटिक्स, दलित नेतृत्व का एक संकट है। अशोक चौधरी वहाँ है, ठीक है ना। महेश्वर हजारी ने भी पिछले दिनों आप देखा था कि चिराग पासवान से जाकर मुलाकात कर ली थी, जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। वे भी शायद समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जेडीयू की स्थिति वो है कि वह अपने किसी विधायक को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है। तो मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा कि यदि सीटें 2-1-1 होगी और उनका इस्तेमाल तो पूरे बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में किया जाएगा। और यदि मतलब ये चुनाव हार गए एक सीट, तो फिर इनका वजूद क्या बचेगा। बीजेपी तो साफ कहेगी आपका वजूद ही नहीं था, आपको तो हमने लड़ाया। और तो फिर इन्होंने जो इतना सींचा है, जो इतनी मेहनत की है ग्राउंड जीरो पर, तो हमने कई नेताओं से बात की इन सहयोगी पार्टियों में से, वे कह रहे हैं ये दादागिरी है और इस दादागिरी को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और यह भी कि उन्हें यह मानना चाहिए कि महागठबंधन के रास्ते अभी पूर्ण रूपेण किसी के लिए भी बंद नहीं हुए हैं। आपको पता होगा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की बातचीत होती रहती है, अभी भी होती रहती है। देखिए, नीतीश कुमार और चिराग पासवान में तनाव है, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में तनाव नहीं है। और राजनीति में कौन सा करवट कब बैठता है किसी को पता नहीं होता है। जब पलटी मारने की स्थिति होती है तो सारी बातें आप भूल जाते हैं। आपने नीतीश कुमार को भी देखा है, आपने बीजेपी को भी देखा है, आपने चिराग पासवान को भी देखा है। चिराग पासवान का वो दिन याद कीजिए जब उनकी पार्टी को तोड़ा गया, तो वे जदयू को कसूरवार मान रहे थे, वे बीजेपी को कसूरवार मान रहे थे। जब उनके सरकारी बंगले को खाली कराया गया, रामविलास पासवान की तस्वीर बाहर फेंक दी गई, तो किस तरीके से वे बिलख रहे थे। तो राजनीति में अवसर और राजनीति में चुनाव, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जो नेशनल मीडिया कह रहा है कि 10 सीटों पर, देखिए हमने ये कहा था कि 2014 का फार्मूला बीजेपी उसी पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जब 5 सहयोगी दल होंगे तो 10 पर बात नहीं बनेगी, यह बात पक्की है। और बीजेपी को अपनी सीटें और घटानी होगी या इन सहयोगियों को छोड़ना होगा। जीतन राम मांझी जब दिल्ली आएंगे और उनसे कहा जाएगा कि एक सीट पर आप चुनाव लड़ लीजिए, तो वे समझेंगे ना कि हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई निकला नहीं। बेटे की मंत्री पद की कुर्सी भी उन्होंने त्याग करवा दी अभी, ठीक है। और आरजेडी और जेडीयू कह रहा है कि भाई एमएलसी का पद क्यों नहीं छोड़ देते हैं, आप अपने विधायकों के समर्थन से तो एमएलसी बने नहीं थे। तो ये परेशानी है और ये दादागिरी सब कह रहे हैं। देखिए, मैं एक नेता ने, बड़े नेता साफ तौर पर कहा कि बीजेपी दादागिरी करना चाहती है, लेकिन यह दादागिरी हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। आने वाले दिनों में आप यह भी देखेंगे, बीजेपी जैसे कोर कमेटी की बैठक कर रही है, वैसे ही जो प्रस्तावित सहयोगी हैं
पशुपति पारस को छोड़ दीजिए, तो वे सारे एक साथ बैठ सकते हैं कि बीजेपी से हमें बातचीत कैसे करनी है, हमें क्या प्राप्त करना है और क्या नहीं प्राप्त करना है। पशुपति पारस इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे बीजेपी के लिए, यह बात चिराग पासवान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी एक और मानती है कि वोट चिराग पासवान के पास है और पशुपति पारस कृपा पात्र हैं। तो जब वोट चिराग पासवान के पास है तो पशुपति पारस से समझौता कैसा, यह चिराग पासवान के लोग पूछ रहे हैं, चिराग पासवान स्वयं भी पूछेंगे। और चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं। तो ये कहां से होने वाला है और ये दादागिरी, देखिए आगे आने वाले दिनों में बिहार में सियासी जो है हलचल जो है, 23 जून को बैठक होनी है और 23 जून की बैठक का फलाफल क्या निकलता है, विपक्षी एकता का अगला पड़ाव क्या होता है। जो कहा जा रहा है कि एक के खिलाफ एक, यह संभव हो पाता है क्या? यदि यह संभव हो जाएगा तो बीजेपी को झुकना होगा, और यदि यह संभव नहीं होगा तो बीजेपी की रंगदारी और बढ़ेगी। बीजेपी यह भी देख रही है, देखिए 2014, 2019 और 2020 के चुनावी नतीजे, देखिए बीजेपी में डाटा क्रंचिंग का काम बहुत होता है। तो आपको पता है कि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव लड़ा, मुकेश सहनी ने भी चुनाव लड़ा और जीतन राम मांझी ने भी चुनाव लड़ा। ठीक है, कोई किसी के सहयोगी थे, कोई किसी के सहयोगी थे, लेकिन इनके नतीजे क्या आए तो, और इससे किसको फायदा नुकसान हुआ? चिराग पासवान ने भी बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ा, बड़ी संख्या में, 100 से अधिक। तो इनके नतीजे क्या है, किसने फायदा पहुंचाया, किसने नुकसान पहुंचाया बीजेपी को, इसकी समीक्षा भी की जा रही है। सौरभ, चलिए, तो अब देखना अहम होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी खुद कितने सीटों पे चुनाव लड़ती है और अपने सहयोगियों को कितने सीट देती है। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।